तो एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे तकरीबन इन्हीं दिनों में, जो दिन आज का चल रहे हैं, यही महीना, यही तारीखें मुंबई में हुए आज से 5 साल पहले। एक उस मर्डर की कहानी जिसमें भले 7 के 7 लोग जिनको कहा जाता है कि वो उस मर्डर में इन्वॉल्व थे, वो पकड़े गए। और तकरीबन उस केस में आपको बता दें कि 204 विटनेस हैं, 6 आरोपी, बाद में एक और पकड़ा था, टोटल 7 आप ले लीजिए। 7 आरोपी, 204 विटनेसेस, गवाह इस केस के, और उसके साथ साथ 1330 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, मर्डर केस था सेशन में, उसमें फाइल कर दी गई। लेकिन भले ही पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी, सबको पकड़ लिया, सब तैयार कर लिया, लेकिन मर्डर का असली मोटिव क्या था, इसने आज तक सबको शशोपंज में डाल के रखा हुआ है। भले ही पुलिस ने एक अपनी थ्योरी उस चार्जशीट में बताने की कोशिश की है कि उस शख्स का मर्डर क्यों हुआ, और वो शख्स कोई आम आदमी नहीं था, एक बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी था, डायमंड मर्चेंट था। रंगीन किस्म का आदमी भी हो सकता है, क्योंकि उसके मरने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो पता चला पुलिस को कि वो बहुत सारी जो बार्स हैं, बियर बार्स, जहाँ पे लेडीज़ बार, कुछ डांस बार भी हैं, वहाँ पे जाने का शौकीन था। हालांकि शादीशुदा था, बच्चे हैं, सब है, लेकिन कुछ लोगों के शौक होते हैं कि अपना सारा दिन कमाई की, मेहनत की, उसके बाद थोड़ा सा मौज मेला होना चाहिए, दोस्तों के साथ मिल के भी, अकेले भी। तो ये मुंबई में एक प्रचलन है बड़े लोगों का, ख़ास तौर पे जिनके पास ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा होता है, तो उनको इस किस्म के शौक जो लग जाते हैं, वो भी उनके करैक्टर का एक हिस्सा बन जाते हैं, और समाज, सोसाइटी में उनका जो सर्कल है उसमें एक कॉमन लिंक भी बन जाता है, उनके बिजनेस के लिए आगे बढ़ावा देने के लिए काम भी आता है। ये हमने देखा है। खैर, और शख्स का नाम था राजेश्वर उडानी। कभी अडानी से कंफ्यूज मत कर जाना, ये उडानी है। वे मूल रूप से गुजरात का ही रहने वाला है। बहुत सारे, majority ऑफ डायमंड ट्रेडर्स इन मुंबई आर फ्रॉम गुजरात। गुजरात बहुत, सूरत बहुत बड़ा सेंटर है डायमंड्स का और ज्वेलरी का भी। तो ये भाई साहब राजेश्वर उडानी, उम्र भले इनकी 57 साल हो गई थी, लेकिन दिल जवान था। और शख्स का कपड़े पहनने का तरीका और उसका जो बन ठन के रहना और अपने आप को उम्र से कम समझना, बहुत सारी कुछ ऐसे पर्सनैलिटी के हिस्से होते हैं कुछ लोगों के, जो उनको लोगों से, दूसरों से थोड़ा अलग रखते हैं। खैर, तो उस शख्स का आज से 5 साल पहले 2018 में 28 नवंबर को वो आदमी मिस हो जाता है घर से। और जब नहीं पूरी रात घर पहुंचता तो दूसरे दिन उसके घर वाले मिसिंग पर्सन कंप्लेंट लिखाते हैं और पुलिस उसकी तहकीकात शुरू करती है, लेकिन कोई एफआईआर नहीं रजिस्टर की जाती, क्योंकि पुलिस को ये लगता है कि वो कहीं इधर उधर चला गया होगा, 2-4 दिन में आ जाएगा। कुछ घर में झगड़े हो जाते हैं, जो कुछ सीक्रेट बिजनेस डील्स होती हैं, तो चलो। लेकिन अचानक 5 दिसंबर को एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और उनको खबर आती है कि पनवेल, जो मुंबई के पास एक बहुत बड़ा टाउनशिप हो गया अभी, तो
पनवेल के पास मेरे गांव में एक लेक है, बहुत बड़ी झील है, उसके पास जंगलों में एक अपछाते अनआइडेंटिफाइड आदमी की बॉडी मिलती है और बहुत बुरी तरह खराब हो गई होती है, पता नहीं कितने दिन से वहाँ पे पड़ी होगी। तो पुलिस को शक होता है कि हो ना हो ये उसी आदमी की बॉडी हो जिसकी हमने 2 दिन पहले FIR दर्ज किया। एक आदमी मिसिंग, मुंबई का डायमंड मर्चेंट। और वो बॉडी जब लाई जाती है हॉस्पिटल में तो उसके घर वालों को सूचित किया जाता है और उसका बेटा उस बॉडी को, सिर्फ उस लाश को उसके जूतों से और बेल्ट जो उसने पैंट के ऊपर बांधी हुई थी उस बेल्ट की वजह से पहचाना कि ये मेरे पिता की बॉडी है। तो 1 हफ्ते मिसिंग होने के तकरीबन 7-8 दिन के बाद राजेश्वर उडानी की लाश मिलती है जो पहचान ली जाती। अब तहकीकात शुरू होती है कि हुआ क्या था। पता चला उसका जो कॉल रिकॉर्ड निकाला गया, जहाँ से बहुत सारे उसकी लोकेशन बियर बार की आई, इधर उधर की आई, उसके घर के आसपास दुकान। तो वो आदमी घाटकोपर इलाके से रहने वाला, जिसको पंतनगर पुलिस स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे उसका शोरूम था ज्वेलरी का और डायमंड्स का। और कॉल रिकॉर्ड में से पता चला कि 17 तारीख को वो आदमी किसी को मिलने गया था। वो खबर भी शायद उसके ड्राइवर ने दी। जब पुलिस वालों ने इंक्वायरी वगैरह करनी शुरू की, उसकी अपनी गाड़ी ड्राइवर था, कि कहाँ कहाँ गए थे पिछले दिनों में। पता चला कि मिसिंग होने के तकरीबन 11 दिन पहले वो शख्स एक टीवी की एक एक्ट्रेस और कलाकार, डांसर, मॉडल, यंग लड़की, खूबसूरत, उसके घर में खाना खाने गया था। अब वहाँ पुलिस पहुँचती है उस डांसर का, और उस कलाकारा का नाम है देवोलीना भट्टाचार्य। अब देवोलीना भी कह सकते हो आप, बंगाली सरनेम कई तरह से नाम जो है वो प्रोनाउंस किए जाते हैं। तो देवोलीना भट्टाचार्य से जब क्वेश्चनिंग होती है तो वो कहती है कि जी ये राजेश्वर जी हमारे घर पे आए थे और हमारे साथ उन्होंने रात का खाना भी खाया था और तकरीबन 12-12:30 बजे चले गए। और तो उसमें मेरा जो बॉयफ्रेंड है सचिन पवार वो भी मौजूद था, लेकिन हमारी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई तो मैं नहीं हुई। और जाने के बाद दूसरे दिन 18 तारीख को उन्होंने एक मुझे मैसेज में भेजा था जो उस लड़की ने पुलिस को दिखा दिया। पुलिस के पास तो शायद पहले से आ गया था वो, जब उन्होंने कॉल डिटेल निकाली थी, व्हाट्सएप चैट निकाली थी, उसमें मैसेज था कि कल की हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही और आगे से भी मिलते रहेंगे। तो देवोलीना भट्टाचार्य जी ने भी वापस मैसेज किया, थैंक यू वेरी मच, यू आर वेलकम। इस किस्म के मैसेजेस पूरी चैट पुलिस को मिली। अब देवोलीना ने बताया कि मैं इस शख्स को पहली बार 2017 के दिसंबर के महीने में मिली थी, जब मेरे दोस्त सचिन पवार, उसने मेरी इनके साथ मुलाकात करवाई थी। उसके बाद इनकी बेटी की शादी थी, उसमें हमें इनवाइट किया गया था। तो हम दोनों, मैं और सचिन पवार, इनकी शादी में गए थे। और तीसरी मेरी मुलाकात इनकी 17 नवंबर 2018 को मेरे घर पे हुई थी। अब ये उसका बॉयफ्रेंड सचिन पवार कौन है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं। ये शख्स बीजेपी का वर्कर हुआ करता था, यूथ लीडर था, बहुत दूर तक पहचान थी। और उस समय में महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर रहे प्रकाश मेहता, उनका पर्सनल असिस्टेंट हुआ करता था 2004 से 2009 तक, जब वो मंत्री थे प्रकाश मेहता।
उनके साथ इसने 5 साल काम किया। अब जब मंत्री के आप पर्सनल असिस्टेंट होते हो, पीए होते हो, तो आपकी जान पहचान बहुत दूर तक हो जाती। अब उसके साथ क्वेश्चनिंग शुरू की गई। प्रकाश मेहता से भी पूछा गया कि ये आदमी से आपका क्या रिश्ता है, तो उसने कहा कि 2009 के बाद इस आदमी ने लोकल कॉरपोरेशन की टिकट के लिए बीजेपी का टिकट मांगा था, जो हमने दिया नहीं, तो इसने हमारी पार्टी का डिसिप्लिन तोड़ते हुए इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी थी, तो हमने इसको पार्टी से निकाल दिया था। उसके बाद पिछले 9 सालों से मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो पॉलिटिकल एंगल निकल गया। और उसके बाद जब इसकी क्वेश्चनिंग होती है तो ये आदमी पहले तो कुछ बताता नहीं, लेकिन देवोलीना भट्टाचार्य वो ये कहती है कि जब 28 तारीख को राजेश्वर के बेटे का फोन आता है सचिन पवार को, उसके बॉयफ्रेंड को, कि डैडी घर से गुम हैं, या 29 को फ़ोन आया, तो ये काफ़ी परेशान था। तो पुलिस ने पूछा परेशानी का कारण क्या था, तो बोले उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन बोल रहा था कि मैं उनके घर जाता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मिसिंग है, और वो 29 को घर से निकल जाता और रात को 10 बजे घर पे आता। तो पुलिस को थोड़ा सा डाउट होता है, शक होता है कि ले दे कहीं इस आदमी का कोई हाथ तो नहीं। एक आदमी अगर मिसिंग हो भी गया, 17 तारीख को आपके साथ खाना खा के गया, बीच में 11 दिन का वक्फा था, 28 तारीख को वो मिसिंग होता है, 29 को आपको फ़ोन आया और आप डिस्टर्ब हो जाते हो। तो पुलिस ने जब सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया तो वो शख्स बोलना शुरू कर दे, पूरी कहानी बताता कि कैसे उसने अपने खास दोस्त राजेश पवार का साथ लिया। अब राजेश पवार की अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मुंबई पुलिस में कांस्टेबल हुआ करता था और एक रेप केस में सस्पेंड हो गया था, जेल भी काटनी पड़ी, बाद में काफ़ी देर के बाद बेल पे आया था। और ये आदमी शायद एक ज़माने में कहीं किसी मंत्री के साथ ड्यूटी किया होगा, तो इसकी मुलाकात सचिन पवार जो देवोलीना उस एक्ट्रेस का दो बॉयफ्रेंड दोस्त है, उसका आगे ये दोस्त था। अब ये देवोलीना का आपको बता दें, आपने एक सीरियल देखा होगा, मैं तो देखता नहीं, लेकिन जो दोस्तों ने मुझे बताया कि एक कोई सीरियल आया करता था, साथ निभाना साथिया, उसमें गोपी बहू के नाम का जो करैक्टर था वो इसी अदाकारा ने निभाया था। तो ये इनकी कहानी, इनकी बैकग्राउंड, एक पुलिस का फॉर्मर सिपाही, दूसरा मंत्री का पीए, तीसरी एक टीवी की एक्टर। अब इन तीनों की इंटरोगेशन होती है, तो जो कांस्टेबल होता है, सस्पेंडेड कांस्टेबल, उसका एक जिम चला होता है सस्पेंशन के बाद। तो जब उस जिम की तलाशी ली जाती है तो उसके लॉकर में कुछ पुलिस को ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो बाद में पाया जाता है कि वो चीज़ें असल में राजेश्वर उड़ानी की थी। उसकी एक रिंग थी कोई धातु की बनी हुई, जिसकी वैसे मार्केट में कोई कीमत नहीं होती, लेकिन कुछ लोग न्यूमरोलॉजी के, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ होता होगा, वो बनाते। वो रिंग तो उन्होंने फेंक दी, लेकिन उसमें जो डायमंड था वो निकाल के रख लिया था। उसके कुछ एक चेन थी गले में डालने वाली, एक ब्रेसलेट था, कुछ इस किस्म की और ज्वेलरी जो उस डायमंड डीलर ने पहनी हुई थी, वो सब। साथ में एक लेडीज वॉच भी उस पर मिली, जिसका अभी तक नहीं पुलिस को पता चला कि वो किसकी थी। लेकिन घर के नहीं थी, किसी की नहीं। तो उसके लॉकर से जो सामान मिल गया और सबूत और इकट्ठे हो गए, और जब पूछ पड़ताल हुई तो बताया गया कि उसकी लाश हमने मुंबई के पास पनवेल में, जो मैंने बताया, पुनेरे गांव के पास, डैम के पास नज़दीक जंगलों में फेंक दी। वो मिल गई, सब हो गया, पोस्टमार्टम हो गया, पता चला कि उसके
जो बॉडी का जो फेस था खराब हुआ, उसमें से कुछ एक केक के कुछ फोरेंसिक साइंस वालों को, पोस्टमार्टम करने वालों को वो निशान मिले, कुछ केक का कुछ उनको लगा। और जब उसकी गाड़ी एक पकड़ी गई, जिस गाड़ी में उसको लेके गए थे, I-20 गाड़ी, जिसका मामूली सा एक्सीडेंट भी हुआ था, उस गाड़ी में से भी केक के रेजिड्यूज मिले। अब उस केक की कहानी भी आपको सुनाते हैं क्या हुई। तो 28 तारीख को उसको किडनैप किया जाता है। कैसे? घाट के ऊपर में अपनी दुकान बंद करता है राजेश्वर, अपने ड्राइवर को थोड़ा आगे लेके जाता है दुकान के पास विकरोली की तरफ, और वहाँ पे उसको गाड़ी रोकता है, और इतने में एक और गाड़ी आती है, वही I-20 जिसका हम जिक्र कर रहे थे। तो ये आदमी फ़ोन पे बात करते करते उस गाड़ी में बैठ जाता है, ड्राइवर को कुछ नहीं कहता, और ड्राइवर बहुत देर इंतज़ार करने के बाद अपने घर वापस आ जाता है, क्योंकि राजेश्वर ओडानी का फ़ोन बंद आने लग गया था। तो ये कहानी उसने घर पे आके भी बताई कि सेठ किसी गाड़ी में बैठ के चले गए हैं, उन्होंने मुझे बताया नहीं, फ़ोन बंद आ रहा था। तो घर वालों को तो शक तब ये हो गया था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, ऑल इज नॉट वेल। तो खैर कंप्लेंट तो दूसरे दिन किया, रात पर तो ढूंढते रहे वो। उसके बाद पुलिस को रास्ते में इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक टोल नाके पे 2 गाड़ियां साथ साथ आगे पीछे जाती दिखाई देती हैं, जिनमें से एक गाड़ी में एक राजेश्वर ओडानी, उसके साथ में एक औरत, और एक आदमी आगे और एक आदमी गाड़ी चलाने वाला। ये 4 लोग पहचान में आते हैं। उसके पीछे एक और गाड़ी जाती है जिसमें एक औरत और 2 आदमी होते हैं। कुछ इस किस्म का टीवी CCTV फुटेज ग्रैब से कुछ इस किस्म का सबूत पुलिस को हाथ लगता है, लेकिन ये लोग तो सब बाद में बता देते हैं कि क्या हुआ। ये लोग वहाँ से उसको गाड़ी में बैठा के, जिस गाड़ी में ये बैठा उसमें ऑलरेडी 2 आदमी थे। तो वो गाड़ी वहाँ से जाती है, मुंबई के बार बार ऐरोली जाना होता है, और उसमें सचिन पवार बैठा होता है, और एक आदमी बोहेर नाम का आदमी, वो गाड़ी जो है वो प्रणीत बोहेर, वो गाड़ी चला रहा होता है, 20 साल का लड़का। तो इनको ऐरोली का रास्ता पता नहीं होता, तो वहाँ पे एक जगह पे गाड़ी रोक के एक मोटर बाइक पे एक लड़का जा रहा था, 2 थे अलग-अलग मोटरसाइकिल पे चला रहे, उनको रोकते हैं रास्ता पूछने के लिए कि हमें ऐरोली का रास्ता बताइए। ऐरोली, घनसोली, ये वो एरिया जहाँ पे अनिल अंबानी का बहुत बड़ा, और मुकेश अंबानी का जो टेक्नोलॉजी पार्क है, IT पार्क, वो उसी रोड पे है, बहुत बड़े एरिया में, वो काफ़ी बिजी एरिया रहता है। तो वो लड़के कहीं उसी तरफ जा रहे थे। उन्होंने कहा आप हमारे पीछे पीछे आते रहिए, तो हम आपको वहाँ तक छोड़ देते। उन लड़कों के नाम थे गोलंदाज और बोडक। इनके पूरे नाम भी हैं हमारे पास। वो सोहेल गोलंदाज और लेनोज बोडक। तो ये लड़के अपने अपने बाइक पे जा रहे हैं, पीछे गाड़ी जा रही है, और अचानक ऐरोली बल्कि घनसोली रेलवे स्टेशन आता है, और उसके बाद ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं, तो गाड़ी जो है वो रुक जाती है रबाले रेलवे स्टेशन के पास। एक रेलवे स्टेशन आता है रबाले, वहाँ पे जाके ये गाड़ी जो I-20 होती है रुकती है, और ये दोनों लड़के रुक जाते हैं। गाड़ी इनको क्रॉस करके आगे रुक जाती है, और ये देखते हैं कि आगे एक गाड़ी और खड़ी थी, उसमें से 2 आदमी निकल के आते हैं और बड़ी जल्दी से I-20 में बैठ जाते हैं, और दोनों गाड़ियाँ बड़ी स्पीड से वहाँ से निकल जाती हैं।
अब ये दोनों लड़के हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ अचानक, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। तो वो उनका थोड़ा पीछा करते हैं, बदलापुर तक वो गाड़ियों का पीछा करते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके एक लड़के के बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो वो छोड़ देते हैं कि अभी अंधेरा भी बहुत हो गया, बहुत दूर भी आ गए हैं, छोड़ो कोई बात नहीं, तो वापस आ जाते हैं, उनको लेना देना नहीं था। उसके बाद वो बदलापुर से वापस चले जाते। ये दोनों लड़के इस केस में प्राइम विटनेस, इन्होंने काफ़ी कुछ देखा है। वो जो 1330 पन्नों की चार्जशीट है उसमें दोनों लड़कों की बड़ी डिटेल्ड स्टेटमेंट है, और तीसरी बड़ी विटनेस इसमें देवोलीना है। ये तीनों की विटनेस इस केस में। अब आपको बताते हैं कि गुत्थी क्या है, मारा क्यों गया, उसका मर्डर क्यों किया गया। अब पुलिस का ये मानना है, जो देवोलीना ने पुलिस को बताया, उसकी स्टेटमेंट को ये मोटिव समझ रहे हैं। उसका कहना था कि सचिन पवार, मेरी जो 3-4 बार फ़ोन पे बात हुई और 2-3 मैसेज जो मैंने एक्सचेंज किए उड़ानी के साथ, उसको लेके बहुत परेशान था कि तुम उसके क्लोज होती जा रही हो। वो इनसिक्योर फील करने लगा था और जेलस फील करता था। लेकिन हमें लगता है कि ये कोई टेनेबल कोई मोटिव नहीं, 2-3 मैसेज करने से, और कभी वो अकेली उसको मिली नहीं। जो मीटिंग हुई है तीनों, वो तीनों सचिन पवार के साथ हुई। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इनकी मीटिंग हुई और इसलिए किसी आदमी को मार दिया जाए। और उसके बाद जो 2 औरतों का रोल है, जो दोनों गाड़ियों में एक एक औरतें बैठी थी जब इसको किडनैप करके ले जाया गया, उनका रोल बहुत सस्पिशियस लगता है। उनको कहा गया कि हमारा एक दोस्त है, उसका बर्थडे पार्टी मनानी है, ये केक है हमारे पास। इन दोनों लड़कियों का पनवेल में कहीं एक ब्यूटिशियन है और दूसरी लड़की डांसर है और फिल्मों में काम करना चाहती थी। एक औरत है 40 साल की, एक 20 साल की लड़की। इन दोनों को शायद बेवकूफ़ बनाया गया या वो भी किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। उनको लेके जाया गया कि आपको नकली किस्म की एक्टिंग करनी है उस आदमी के साथ, तो आपको 4 पैसे भी मिल जाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। हम उस आदमी को सरप्राइज देना चाहते हैं। अब ये इतनी लंबी चौड़ी बात समझ में नहीं आती। कितना पुलिस वाले भी मानते हैं कि कुछ और है, लेकिन जब तक कोई मानने को तैयार नहीं होगा और उस बात की पुष्टि नहीं होती किसी और टेनेबल एविडेंस से, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इन दोनों लड़कियों को जब पूछताछ होती है इनसे, उनके कहने के बाद एक का नाम शाइस्ता खान जो 41 साल की है और निखत खान 20 साल की लड़की। अब पुलिस का कहना है कि इनका इरादा उसको मारने का नहीं था। मतलब जो कहानी देवोलीना मुखर्जी सुना रही है कि जेलसी के लिए उसको मारा गया, नहीं, पुलिस का ये मानना था शुरू में। उनको कहा कि ये एक हनी ट्रैप था। इस शख्स को औरतों के चक्कर में, औरतों का बहाना लगा के, वो 20 साल की लड़की डांसर और वो उसकी 8-7 में आंटी, उसको दिखा के बातचीत करके लेके गए। कोई सौदेबाजी होनी होगी, लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ तो वहाँ पे जाके मामला बिगड़ा लगता है। गाड़ी में कुछ झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, ये ऐसा कुछ बताया जा रहा है पुलिस का। अब उन औरतों को बोला गया था आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है, उसके साथ कुछ जो भी थोड़ा बहुत तो नकली किस्म की एक्टिंग करने का झांसा दे के लेके गए थे
कि कुछ इंटीमेट सीन कुछ वहाँ से मोबाइल पे शूट करेंगे और उसके बाद हम अपने दोस्त को सरप्राइज देंगे। कुछ इस किस्म का कहानी उन लोगों ने बताई। लेकिन पुलिस का मानना ये था कि यह हनी ट्रैप था, औरतों पे इस्तेमाल किया गया, वहाँ पे शूटिंग इंटीमेट सीन करके इस आदमी से ब्लैकमेल करके बड़ी रकम जुटाने की साजिश थी। तीसरा एंगल कि शायद इन लोगों ने, जो देवोलीना ने अपनी स्टेटमेंट में भी कहा कि मैं और सचिन इस आदमी के साथ मिलके एक कोई ज्वेलरी का बिजनेस मैं शुरू करना चाहती थी, क्योंकि इसकी ज्वेलरी की दुकान है, सब कुछ इसके पास है, तो मैं, मेरी फिल्म इंडस्ट्री में जान पहचान थी, तो मैं वहाँ पे एक नया बिजनेस शुरू करना चाहती थी। हो सकता है पुलिस का मानना था कि उससे काफ़ी बड़ी मात्रा में ज्वेलरी और डायमंड ले लिए गए हों, और वो आदमी रिश्ता खराब नहीं करना चाहता था कि प्यार से सौदा हो जाए, क्योंकि इस बिजनेस में पूरा सही रिकॉर्ड जो है कागजों में नहीं रखा जाता। कितने के हीरे खरीदे, कितने के बेचे, कोई नहीं बताता। ज़्यादातर धंधा जो होता है वो कैश में होता है। अब पुलिस ये भी सोच रही थी कि कहीं इससे बड़ी मात्रा में 2, 4, 5 करोड़ के ज्वेलरी ले ली और बाद में उसका पैसा नहीं दे रहे थे वो आदमी, इनसे उसलिए प्यार से बात करते हुए मान जाता था, जहाँ बुलाते हैं चला जाता था। तो उनका ये कोशिश होगा कि उसको हनी ट्रैप में ला के बदनाम किया जाए ताकि ये अपना पैसा नहीं माने, लेकिन इस किसी बात का कोई सबूत नहीं मिला। तो पुलिस ने अल्टीमेटली वो थ्योरी लगा ली जिसके सबूत उनके पास थोड़े बहुत थे। सबूत भी क्या है, 3-4 सिर्फ व्हाट्सएप की चैट है, छोटे छोटे मैसेज हैं, 3-4, कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है मैसेजेस, उनमें कोई भी ऑब्जेक्शनेबल मैसेज नहीं। अब इसको लेके चार्जशीट बनाई गई, कोर्ट में फाइल कर दी गई। अब जितने ये अक्यूज पकड़े गए, इनमें 2 अक्यूज और भी हैं, एक पाटिल है जिसका साथ लिया गया, बोयर का एक रिश्तेदार भी है जिसको साथ में रखा गया कि कुछ आदमियों को मारना है, बॉडी डिस्पोज ऑफ करनी है, गाड़ियों का इंतज़ाम करना था, केक लेके आना था। अब आखिर केक की बात, कहा जाता है कि वो केक में सेडेटिव्स मिलाए गए थे और गाड़ी में ही उस आदमी को उसके मुंह पे वो जो 1 किलो का केक था उससे ही उसका सांस लेने की प्रक्रिया बंद की गई और वो उसी, क्योंकि सांस नहीं आया, उसके मुंह में केक के टुकड़े फंसे हुए थे, केक फंसा हुआ, तो आदमी गाड़ी में मर गया और उसके बॉडी पे कोई जख्म नहीं है, कोई चाकू छुरा चोट वोट के कोई निशान नहीं। मतलब उसको इस तरीके से सांस रोक के उसका उस केक के 1 किलो के बाहर से उसके मुंह पे दबा के उसको मारा गया। ये पुलिस के फोरेंसिक रिपोर्ट जो आई उससे जो साबित हुआ। अब पुलिस उसको लेके ही ये थ्योरी लेके कोर्ट में केस लड़ रही है। अब केस चल रहा है, 7 आरोपी जेल में है, कुछ की बेल भी हो गई, लेकिन देवोलीना को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। नेकत और उसकी आंटी को गिरफ्तार किया गया, बाद में उनकी जमानत हुई, लेकिन जो मेन आरोपी है बोयर, दोनों पवार और पाटिल इनके साथ है, वो सब लोग जेल गए। सो दोस्तों, इस किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। बड़े अजीबोगरीब केस मुंबई में होते हैं जिनका सॉल्व होने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो सॉल्व नहीं हुए। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म की किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।